आज आपके सामने है इंग्लिश रीडर एस विथ एस्टर बुक का चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर का टाइटल है ऑल बाय इलेक्ट्रिसिटी। इस पूरे चैप्टर को नरेट कर रहे हैं डॉक्टर एरोनेक्स। यहाँ पर स्टार्टिंग लाइन दी गई है कि इस नोवेल के नरेटर हैं डॉक्टर एरोनेक्स, लेकिन हम यहाँ पर नोवेल को नहीं, नोवेल के एक छोटे से हिस्से को पढ़ रहे हैं जो डॉक्टर एरोनेक्स के साथ घटित हुई है, यानी एक इंसिडेंट। तो शुरू करते हैं। डॉक्टर एरोनेक्स जो अपने आप को एक सबमरीन के अंदर पाते हैं, सबमरीन का नाम है नोटिलस। यहाँ इस सबमरीन के अंदर रहते हुए इस अद्भुत मशीन के बारे में वो बहुत सी चीज़ सीखते हैं और किस तरीके से इसे कप्तान द्वारा चलाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर एरोनेक्स बताते हैं कि ये नोटिलस एक सबमरीन है और मुझे इस सबमरीन में अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी थी, इसलिए ये ज़रूरी था मेरे लिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं इसके फंक्शनिंग यानी इसके काम करने के तरीके के बारे में जान लूँ। मैं कप्तान के कमरे में गया। ये एक गंभीर कमरा था, एक साधु के कमरे जैसा। यहाँ पर एक छोटी सी आयरन बेडशीट थी, एक टेबल था काम करने के लिए और टॉयलेट यानी यहाँ पे एक रूम है, ड्रेसिंग रूम, जिसमें कुछ फर्नीचर्स थे। हर चीज़ एक हल्की सी रोशनी से जगमगा रहे थे, यानी सब रोशनी में दिखाई दे रहे थे। कोई आरामदायक चीज़ नहीं थी, सिर्फ ज़रूरतों की ही कुछ चीज़ें थी। कप्तान नीमो ने एक चेयर की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, प्लीज़ बी सीटेड, बैठ जाइए। मैं बैठ गया और उन्होंने मुझसे कुछ इस तरीके से बातें की। कैप्टन नीमो ने एक अपने कमरे की दीवार पर टंगे इंस्ट्रूमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा, डॉक्टर एरोनेक्स देखिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को, ये सभी इंस्ट्रूमेंट नोटिलस को चलाने के लिए काम आते हैं। यहाँ इस सैलून यानी इस ज़रूरती कमरे में मैं इन पर नज़र रखता हूँ, हमेशा मेरी नज़र रहती है। ये मुझे सबमरीन की पोजीशन और एग्जैक्ट डायरेक्शन के बारे में बताते हैं जब सबमरीन ओशन के बीचों बीच होती है। इनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप पहले से ही जानते हो, जैसे कि थर्मोमीटर जो हमें यहाँ अंदर के तापमान के बारे में बताता है कि नोटिलस के अंदर का तापमान कितना है। आगे है बैरोमीटर जो हमें हवा के दबाव के बारे में बताता है और साथ में ये भी बताता है कि वेदर में क्या बदलाव हुआ है। आगे है हाइग्रोमीटर जो हमें हमारे यहाँ पर हवा में जो नमी है उसके बारे में बताता है कि हवा में कितनी नमी है। आगे है स्ट्रॉम ग्लास जिसमें एक मिक्स सॉल्यूशन है जो कि सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है वो सॉल्यूशन जब कोई तूफान आता है। इससे हमें तूफान के बारे में पता चल जाता है। नेक्स्ट है कंपास, ऑफ कोर्स ये हमें दिशा बताता है। इसके बाद है सेक्सटेंट जो हमें सूरज की लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड यानी इस डायरेक्शन के बारे में बताता है। नेक्स्ट है क्रोनोमीटर हमें लॉन्गिट्यूड की डायरेक्शन बताता है। और आखिर में है टेलीस्कोप जो दिन और रात के बारे में बताता है। दिन और रात ये मैं तब पता लगाता हूँ जब मैं समुद्र के ऊपरी वाली सतह पर आ जाता हूँ, यानी जब नोटिलस ये सबमरीन समुद्र के ऊपरी वाली स्तर पर आ जाती है तब मैं इस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे ये दिन और रात के बारे में अच्छे से पता चलता है। नेक्स्ट, इसके बाद डॉक्टर एरोनेक्स कैप्टन से कहती हैं कि ये तो कुछ सामान्य से इक्विपमेंट है और मैं इनके फंक्शंस के बारे में बहुत से फंक्शंस के बारे में जानता हूँ, पर लेकिन मैं यहाँ पर और भी इंस्ट्रूमेंट्स को देख पा रहा हूँ जो नोटिलस सबमरीन को चलाने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। अब डॉक्टर एरोनेक्स कप्तान की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि देखिए इस नीडल को जो मूव कर रही है, इस डायल में नीडल, क्या ये इंस्ट्रूमेंट प्रेशर गोस है? तो कप्तान बताते हैं हाँ बिल्कुल, ये हमेशा पानी के कांटेक्ट में होता है और हमें पानी के दबाव के बारे में बताता है। जब हम इस जहाज़ को समुद्र की गहराइयों में ले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर पानी का दबाव कितना है। फिर डॉक्टर एरोनेक्स फिर से कप्तान से पूछते हैं कि क्या यहाँ पर ये जो दूसरा दिखाई दे रहा है क्या कोई साउंडिंग इंस्ट्रूमेंट है? तो कप्तान उसके बारे में बताते हैं कि हाँ, ये एक थर्मोमेट्रिक साउंडिंग डिवाइस है जिसका काम है कि गहराई में जाते वक्त अलग अलग तापमान को दर्ज करना। इसके बाद डॉक्टर एरोनेक्स कप्तान से पूछते हैं कि यहाँ पर और भी इंस्ट्रूमेंट है, शायद मैं इनके काम के बारे में गैस नहीं कर सकता कि
ये क्या काम करते होंगे, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? तो डॉक्टर एरोनॉक्स कहते हैं कि आगे कुछ बताने से पहले मैं आपको कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनिए। फिर एक हल्का सा पोस लेकर, एक हल्का सा टाइम लेकर कप्तान अपनी बात को फिर जाहिर करते हुए कहती है कि यहाँ पर एक एजेंट भी है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हर काम को तुरंत करता है, आसानी से इस्तेमाल में लाया जाता है और हर तरीके का काम करता है। वो तो हमारी इस बोर्ड का एक राजा है, एक महान राजा। वो हर काम कर सकता है। वो मुझे रोशनी, गर्मी ये सब प्रोवाइड कराता है। ये तो हमारी मशीन की एक आत्मा है और इस एजेंट का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो डॉक्टर एरोनॉक्स इस बात को सुनकर हैरान होती हैं और कहती हैं इलेक्ट्रिसिटी? तो कप्तान कहती है हाँ बिल्कुल। पर डॉक्टर एरोनॉक्स कप्तान से पूछते हैं पर लेकिन कप्तान, मुझे लगता है कि आपकी इस सबमरीन की इस स्पीड में, रफ्तार में, मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई लेना देना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो थोड़ी बहुत चीज़ों के लिए काम आती है। इसमें हमें इनका इस्तेमाल सिर्फ कुछ ही छोटी छोटी चीज़ों में क्या करती है, जो कि छोटी छोटी मशीनों में क्या करती हैं। तो डॉक्टर एरोनॉक्स से कप्तान कहते हैं कि डॉक्टर एरोनॉक्स, मेरी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये सिर्फ साधारण कामों के लिए नहीं बनी हुई है। मैं इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं बता सकता। मैं इस मामले में और ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता। तो डॉक्टर एरोनॉक्स भी कहती हैं कि हाँ, मैं भी इस बात पर जोर नहीं दूंगा मिस्टर, लेकिन मुझे आपकी इस बात ने एक हैरान कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी इतना कुछ कर सकती है। मेरे लिए मेरा आपसे एक सिंगल क्वेश्चन है। हालांकि अगर ज़रूरत ना हो तो आप इसका जवाब भी मत देना, लेकिन एक क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है। इस एजेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए एक एजेंट की ज़रूरत होती है और उसकी ज़रूरत बहुत जल्द ही प्राप्त कर लेनी चाहिए, और वो एलिमेंट है जिंक। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि आप कैसे इस जिंक को बदलते होंगे, क्योंकि आपका तो लैंड से, ज़मीन से कोई कांटेक्ट नहीं है, आप तो हमेशा समुद्र में रहते हो, तो आप जिंक को कैसे प्राप्त करते हो? तो कप्तान इस पर भी जवाब देते हैं कि हाँ, तुम्हारे इस सवाल का भी जवाब दे दिया जाएगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जिंक, आयरन, सिल्वर और गोल्ड ये समुद्र की गहराइयों में धंसे रहती है और इनको समुद्र से निकाल पाना भी मुमकिन है। लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि मैं धरती की किसी भी एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं तो ये बताना चाहता हूँ आपको कि मैं अपनी इस सबमरीन के लिए इलेक्ट्रिसिटी समुद्र से ही बना लेता हूँ। डॉक्टर एरोनॉक्स, आप मुझे काम करते हुए देख ही रहे हो, और मैं बिल्कुल आपसे एक पेशेंस चाहूँगा, मैं आपसे धैर्य रखना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास धैर्य रखने के लिए भी समय है। यानी आपको पेशेंस नहीं खोना है। मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ बता दूंगा। पर लेकिन मेरी एक बात का ध्यान रखना कि हम समुद्र से हर कुछ ले सकते हैं। मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जो नोटिलस को हीट प्रोवाइड करती है, लाइट प्रोवाइड करती है, मूवमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि आसान शब्दों में कहें तो इलेक्ट्रिसिटी ही हमारी सबमरीन की जान है। तो इस पर डॉक्टर एरोनॉक्स कहते हैं पर मुझे नहीं लगता कि ये इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए एयर बना सकती है। तो इस पर कप्तान जवाब कहती हैं, ओह, आई कुल मैन्युफैक्चर ऑल द एयर आई नीड फॉर माई कंजप्शन। यानी जितनी एयर की मुझे ज़रूरत है उतनी एयर को मैं खुद ही निर्माण कर सकता हूँ, खुद ही बना सकता हूँ। बट इस बात का भी कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब भी मेरा मन करे या जब भी ज़रूरत हो, हम तब समुद्र के सतह पर जा सकती हैं और वहाँ से एयर ले सकती हैं। पर लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें एयर प्रोवाइड नहीं करती सांस लेने के लिए, तो हमारे पास कुछ पावरफुल पंप है जो स्पेशल टैंक्स में हवा भर देते हैं, और इन्हीं टैंक्स की मदद से हम समुद्र की गहराइयों में जब चाहे तब जा सकते हैं। तो इस पर डॉक्टर एरोनॉक्स कहते हैं कि मैं आपकी इस बात की प्रशंसा करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ इस बात की कि आपने सच में एक ऐसे इलेक्ट्रिसिटी की एक ऐसी ताकत के बारे में खोज की है जो शायद आगे जाके एक दिन इंसान इस बारे में खोज कर लेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान को भी इस ताकत के बारे में पता चल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की। तो कप्तान कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि लोग इस बारे में जान पाएंगे या नहीं। रेदरली
मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अब आप इस बात से परिचित है, मेरे इस एजेंट के काम के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। मैंने यहाँ पर इस एजेंट की मदद से कुछ इनवैल्यूएबल टूल्स बनाए हैं। ये वही एजेंट है जो हमें इतनी लाइट प्रोवाइड करा देता है जितना कि सन भी प्रोवाइड नहीं करवा पाता। मतलब कि ये सूरज से ज़्यादा तेज़ हमें रोशनी प्रोवाइड करता है। उस तरफ देखिए एक घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कप्तान दिखाते हैं कि उस घड़ी की तरफ देखिए, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती है और ये क्रोनोमीटर से ज़्यादा बेहतरीन तरीके से समय दिखाता है। इस इलेक्ट्रिक क्लॉक को 24 घंटों में डिवाइड किया गया है, यानी 24 आवर्स में, 1 से लेकर 24, जैसे कि इटालियन क्लॉक्स होती हैं। क्योंकि मुझे ना तो दिन का और ना ही रात का पता चलता है, इसलिए इसमें 24 आवर्स हैं। ना मैं सूरज देख पाता हूँ, ना ही चांद देख पाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट है, यानी मैन मेड लाइफ है, जिनकी मदद से ही मैं समुद्र की गहराइयों में अपना जीवन बिताता हूँ। अब देखो इस घड़ी में, यहाँ से हमें पता चलता है कि सुबह के 10 बज चुके हैं। तो इस पर डॉक्टर एरोनॉक्स कहते हैं, हाँ मैं देख ही रहा हूँ सर। फिर कप्तान कहते हैं, मैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी की दूसरी एप्लीकेशन से परिचित कराता हूँ, मतलब दूसरे इंस्ट्रूमेंट से। आगे डॉक्टर एरोनॉक्स को कप्तान आगे ले जाते हुए दिखाते हैं कि देखिए हमारे नज़रों के सामने यहाँ पर नोटिलस की स्पीड को दिखाया जा रहा है एक डायल में, यानी ठीक है, एक मीटर है, उसमें नोटिलस की रफ्तार को दिखाया जा रहा है। ये मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही इसको प्रोपेलर से कनेक्ट किया गया है। प्रोपेलर क्या होता है? सबमरीन के में एक बड़े बड़े पंखे होते हैं जो सबमरीन को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। वो घूमते हैं तो सबमरीन आगे बढ़ती है, तो वही प्रोपेलर्स हैं। ये प्रोपेलर्स यहाँ पर सर्किट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड हैं। और ये नीडल्स जब मूव करते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअली में इंजन की स्पीड कितनी है। और अभी आप देख ही पा रहे हो इस पल यहाँ पर हमारी सबमरीन की जो रफ्तार है वो 15 नोट्स है। नोट्स, अब जान लीजिए, नोट्स भी एक यूनिट है सबमरीन की स्पीड को नापने की। तो यहाँ पर इस पल हम देख रहे हैं कि हमारी सबमरीन की स्पीड 15 नोट्स है। इस पर डॉक्टर एरोनॉक्स कहती हैं, इट्स अमेजिंग, आई कैन सी, ये बहुत ही अद्भुत है, मैं देख ही सकता हूँ कप्तान। और बिल्कुल आप बिल्कुल सही हैं, जैसा आपने कहा कि ये एजेंट जल्दी ही एक दिन विंड, वाटर और स्टीम यानी भाप, इन सभी को रिप्लेस कर देगा। फिर इस पर कप्तान डॉक्टर एरोनॉक्स से कहते हैं, डॉक्टर एरोनॉक्स अभी हमारी बात ख़त्म नहीं हुई। अगर आप मेरे साथ पीछा करें, मेरे पीछे चलना चाहे, तो मैं आपको नोटिलस के पीछे वाले हिस्से को दिखाना चाहूँगा। इस पर डॉक्टर एरोनॉक्स उनके पीछे पीछे एक ओबीडियंट स्टूडेंट, एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह पीछे पीछे चल देते हैं। जल्द ही डॉक्टर एरोनॉक्स एक 10 फुट के किचन में पहुंचते हैं। ये 10 फुट किचन बड़े से स्टोर रूम के बीचों बीच था। यहाँ पर सभी खाना पकाने का काम इलेक्ट्रिसिटी द्वारा किया जा रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी गैस से बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत आसानी से इस्तेमाल की जा रही थी। यहाँ पर वायर्स जो कुकर्स के नीचे थे वो इस तरीके से फैले हुए थे जिसकी वजह से प्लेटिनम प्लेट्स पर हीट प्रोवाइड हो रही थी, यानी गर्मी प्रोवाइड हो रही थी, हीट प्रोड्यूस हो रही थी और जिससे खाना वगैरह बन रहा था। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से डिस्टिलेशन प्रोसेस भी हो रही थी। यहाँ पर डिस्टिलेशन डिवाइसेस थे, यानी पानी को उबाल कर उसे नरम किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस है। तो यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसेस भी हो रही थी जिससे कि एवोपोरेशन की मदद से पीने लायक पानी भी बनाया जा रहा था। किचन के पास ही एक कंफर्टेबल बाथरूम था जिसमें कुछ टैप्स लगी हुई थी। इन टैप से ठंडा और गर्म पानी आपके इच्छा अनुसार आपको प्राप्त हो सकता था। यानी एक बाथरूम था जिसमें टैप्स लगी हुई हैं और उनमें आपकी इच्छा के अनुसार आप उनमें से ठंडा और गर्म पानी ले सकते हैं। किचन के बाद आ गया कंट्रोल रूम जो कि 16 फीट लॉन्ग था, लेकिन इसका दरवाज़ा बंद था, इसलिए डॉक्टर एरोनॉक्स इसमें अंदर नहीं देख पाए कि यह किस तरीके से अरेंज है और ये भी नहीं पता चल सका कि किस तरीके से कि इस नोटिलस को चलाया जाता है और कितने लोगों की इसे चलाने की ज़रूरत पड़ती है। आखिर में वो पहुँचे 4th वाटर टाइट डिवीज़न सेपरेट रूम में, मतलब वाटर टाइट डिवीज़न रूम में, जो कि कंट्रोल रूम और मशीन रूम से
के बीच सेपरेट था, जो मतलब इन दोनों रूम को सेपरेट कर रहा था। मैं इस पैराग्राफ को बताना चाहूँगा कि आखिर में वो फोर्थ वाटर टाइट डिवीज़न में पहुँचे, जो कंट्रोल रूम और मशीन रूम के बीच में था। यहाँ दरवाज़ा खुलने पर उन्होंने एक चैम्बर पाया जहाँ पर कैप्टन नीमो ने एक इंजीनियर के तौर पर एक मशीनरी इंस्टॉल कर रखी थी, जिसकी वजह से लोकोमोशन यानी मशीन के घुमाव चलन होता है, मतलब मशीन चलती है वहाँ पर, मशीनी मशीन थी। फिर उन्होंने देखा कि इंजन रूम एक रोशनी से प्रकाशित था, मतलब हर तरफ इंजन रूम में रोशनी ही रोशनी थी। ये 20 मीटर लॉन्ग कमरा था, 20 मीटर लॉन्ग रूम था ये, और इसमें इस रूम को भी 2 हिस्सों में बांटा गया था। पहले हिस्से में तो वो सभी डिवाइसेस लगे हुए थे जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी, और दूसरी तरफ वहाँ पर मशीनरी थी, हर तरफ मशीन ही मशीन, जिनकी मदद से जो प्रोपेलर है वो घूम रहा है, पंखा घूम रहा है सबमरीन का, और सबमरीन आगे बढ़ पा रही है, वो मशीन थे। ठीक है, मतलब 2 रूम थे, एक में इलेक्ट्रिसिटी बन रही थी और दूसरे में सबमरीन के वो सभी पार्ट्स थे जिनकी वजह से प्रोपेलर यानी वो उसका बड़ी सी पंखुड़ी घूम रही है सबमरीन की, और सबमरीन आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। सॉरी, यहाँ पे एक लाइन और बची है। यहाँ पर लिखा हुआ है आई वॉज इन कंप्लीट ओ एट द पावर ऑफ द न्यू एजेंट कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मैं इलेक्ट्रिसिटी की इस ताकत से हैरान था, मतलब पूरी तरह हैरान था कि किस तरीके से एक इलेक्ट्रिसिटी इतनी बड़ी सबमरीन को चला रही है। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, चैप्टर समझ आया, तो लाइक करना वीडियो को और कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, जिससे कि मैं आगे और वीडियो अपलोड कर सकूँ। बाय बाय।